अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्ट बी फाइन। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से करना चाह रही थी आज कि जैसा आप लोगों ने पढ़ भी दिया होगा कि कोई डिफरेंट जो है ना, कोई इसका यूएचएस का जो साइट है वो हैक हुई है और एक डेट शीट वगैरह आई है। तो कोई भी ऐसी चीज़ आती है आप लोग अपनी इंस्टीट्यूट से कंफर्म कीजिए और फिर उसको जो है ना फॉलो करें, ठीक है। वो डॉक्टर अकरम साहब का फ़ौरन ही आ गया हुआ है इसका क्लेरिफिकेशन। सो बी केयरफुल, क्योंकि ये ज़ाहिर है अब ये तो ओपन है सबके लिए कि हैकर्स हर जगह हर चीज़ के लिए बैठे हुए हैं। तो बी केयरफुल। आप लोगों को जो प्रॉपर स्केड्यूल होगा आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आ जाएगा, आपको मेल्स हो जाएंगी पर्सनली, ठीक है। मगर आप लोगों ने इस तरह से किसी को फॉलो नहीं करना है। ओके, कमिंग बैक टू द टुडेज टॉपिक इज, हम आज अब ये नया एक यूनिट डिस्कस करने लगे हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इज बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। इसमें हम स्किन का भी डिस्कस करेंगे, स्किन टाइप, स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो एंड स्ट्रक्चर डिटेल में आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे। somehow how much the blood flow and the regulation of blood flow and the cutaneous blood flow is important, वो हम बीच में थोड़ा थोड़ा स्किन के साथ डिस्कस करते जाएंगे, बिकॉज टेम्परेचर रेगुलेशन में द रोल ऑफ स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज जो है ना, हम आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन को हम करेंगे, क्यूटेनियस वेसल जो है सर्कुलेशन, उसको हाउ इट इज़ हैपनिंग एंड हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। दूसरे हम फंक्शंस ऑफ स्किन और एट अ ब्रीफ लेवल करेंगे। डिटेल में मैं आपको फाइनल जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं थर्ड लेक्चर इस वीक का जो है उसमें मैं आपको करवाऊंगी, बिकॉज उसमें मैंने अब डिटेल हर फंक्शन की आपसे डिस्कस करनी है। ये क्वेश्चन एज अ 5 मार्क्स का अलग क्वेश्चन भी आ जाता है। सो आप लोग जो है ना, इसलिए मैंने उस टॉपिक को अलग से भी इसके साथ डिस्कस किया है। फिर हम इसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखेंगे, कोर टेम्परेचर क्या होता है, रेंज क्या होती है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, फिर वेरिएशंस डिफरेंट जो है बॉडी टेम्परेचर की वो कैसे होती है, द मैकेनिज्म ऑफ हीट गेन और हीट लॉस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हैं सारे। सो ये नहीं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, स्किन क्या आपको पता है लेयर्स होती है डिफरेंट, सर्कुलेशन थ्रू द डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट स्किन एरियाज इज नॉट ऑफ इक्वल डिग्री। फॉर एग्जांपल इट इज ग्रेटेस्ट इन फिंगर टिप्स। यहाँ से देखिए कि आपके जो पल्प्स ऑफ द फिंगर्स होती हैं ये यूजुअली पिंक होती हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द हैंड, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। एक्सट्रीमिटीज़ में सर्कुलेशन इसलिए भी ज़्यादा होती है कि वहाँ की वेजो डायलिटेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, ठीक है। फिर इन एडिशन टू द न्यूट्रिटिव रोल ऑफ पार्ट ऑफ द ब्लड, ऑब्वियसली जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा हो रही है। तो द स्किन इज मेंट फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहा होता है। फिर जनरल पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है कि आर्टीरियोल्स, आपने देखा आर्टरीज जो होती है ना वो ब्रांच डी ब्रांच टी ब्रांच एंड वी ब्रांच होके दे एंड अप इनटू द आर्टीरियोल, द स्मॉलर आर्टरीज इन द स्किन, दे स्प्लिट इनटू द मेट आर्टीरियोल्स। मेट आर्टीरियोल्स का फंक्शन ये होता है कि इसमें स्फिंक्टर लाइक मैकेनिज्म होता है इनका, ये अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ये डायलेट भी हो जाते हैं और कंस्ट्रिक्ट भी कर जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेम्परेचर रेगुलेशन। एंड द आर्टीरियोलर एंड्स ऑफ द कैपिलरीज, बट आर्टीरियोल्स के आगे जो जहाँ पे कैपिलरीज में स्प्लिट हो रही हैं तो वहाँ पर भी इनके जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि फ्लो ऑफ ब्लड को थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट इज उसको रेगुलेट करते हैं। फिर होता है कि कैपिलरीज फ्रॉम द दे फॉर्म द लूप्स, जहाँ पे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर होती है उसके इर्द गिर्द कैपिलरीज क्या करती है, एक लूप बनाती है उसके इर्द गिर्द। फिर जो कैपिलरी का एंड होता है ना, दैट स्टैंड्स अप वर्टिकली और वो स्किन की तरफ स्किन से राइट एंगल के जो है ना वो लूप बनाती है एट अ राइट एंगल टू द स्किन सरफेस, ठीक है। द कैपिलरीज आर मोर मार्क्ड इन नेल फोल्ड्स, आपने देखा है कि नेल के जो बेड वहाँ पर वो ब्लड सप्लाई वहाँ की ज़्यादा होती है। एंड अराउंड द स्वेट ग्लैंड्स, क्यों होती है ज़्यादा, कि वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा, स्वेट ग्लैंड्स की इंपॉर्टेंस होती है कि वहाँ पे जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो जब ये हीट लॉस होना है तो वहाँ से मैक्सिमम जो है ना वो हीट लॉस हो जाए थ्रू वेजोडाइलेटेशन, ठीक है। Venous ends of the capillaries they join to form the collecting venules। वो फिर कैपिलरीज जो है ना, आपको पता है कि जहाँ पर भी जिस पार्ट ऑफ द बॉडी में भी होती हैं, जब वो एक्सट्रीम थिन हो जाती हैं देन दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्मॉलर वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स आगे जाके स्मॉलर वेन्स एंड देन द लार्जर वेन्स बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो होती है ये दिस इज द कॉमन पैटर्न कि आर्टरीज आर्टीरियोल्स बनती हैं, वहाँ से मेटा आर्टीरियोल्स बनती है, मेटा आर्टीरियोल्स से कैपिलरीज बनती है, कैपिलरीज जो है ना वो लूप अराउंड होके हेयर फॉलिकल के
और वो वर्टिकली असेंड करती हैं और स्किन सरफेस की तरफ जाती हैं, ठीक है। दूसरे फिर के एंड से आगे ज्वाइन करके फिर ये वेन्यूल्स बनाती हैं एंड देन द लार्जर वेन्स। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये देखें 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। ये आर्टरी आ रही है मेन इस एरिया की, यहाँ से ये इसकी ये आर्टीरियोलर साइड जा रही है, ठीक है। ऊपर जा रही है, इसमें ब्रांच होकर ये कैपिलरी लेवल पर है, ठीक है। ये आगे ये आर्टरी से ब्रांचेस निकल के कैपिलरीज बन रही हैं। ये कैपिलरीज जाके जो है ना ये वर्टिकली ये स्किन सरफेस है, इसके वर्टिकुलरी जो है ना वो जाके असेंड करती हैं एंड दे कम डाउन एंड फॉर्म जॉइन दे फॉर्म द ये डिफरेंट जो है ना उसकी वेन्यूल्स आर वेन्स आर ये स्मॉल वेन्यूल्स और ये दे जॉइन टू फॉर्म द वीनस प्लेक्सिस अंडरनीथ द स्किन। और ये वीनस प्लेक्सिस के साथ ही आर्टरीज के साथ जो है आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस होता है। अब ये देखिए ये जो पोर्शन है दिस इज बाईपासिंग दिस पार्ट ऑफ इट, ये जो ब्रांच एंड ब्रांच होकर जो ये स्ट्रक्चर बना है तो बाईपास करके ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर एक दूसरे से एनास्टोमोस कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और ये थ्रू स्किन आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस ब्लड स्प्रेड टू एन एरिया इज वेरी वेल रेगुलेटेड। Then collecting venules, अब जो हम बात करें venules से join to form the subcapillary venous plexus। अब subcapillary क्या है, ये कैपिलरीज है, ठीक है, ये कैपिलरीज हैं। इसके नीचे जाएं तो venules join करके ये venous plexus बना देते हैं, ठीक है। This plexus runs under the base of the papillae and drain into the deeper veins. The walls of these plexuses are very thin and therefore when distended takes up a large amount of the blood। veins का आपको पहले भी क्वालिटी हमने पढ़ी है कि दे कैन डायलेट, दे कैन डिस्टेंड और उनकी कैपेसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर वेसल्स। सो दे कैन अकोमोडेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड व्हेन एवर इट इज़ नीडेड टू बी द ब्लड टू बी पूल्ड देयर और दे एक्ट एज द रेजर्वोयर देयर, ठीक है। अब इसे देखें, ये है टर्मिनल आर्टरीज या आर्टेरियोज है, यहाँ से मेटार्टेरियोज निकली, ये कैपिलरीज हैं दोनों इधर जा रही है। इसके यहाँ पर ये स्फिंक्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ स्फिंक्टर्स क्या होते हैं कि वो सॉर्ट ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा एंड दे कैन कंस्ट्रिक्ट एंड दे कैन रिलैक्स, ठीक है। सर्कुलर टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं। सो ये जो है यहाँ पर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स बने हुए हैं जो कि रेगुलेट करते हैं। जब ये कंस्ट्रिक्ट होंगे तो यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा इंटर कैपिलरीज और जब ये डायलेट करेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये कैपिलरीज में से ब्लड जा रहा है, ये जो है ना ये ट्रू कैपिलरीज जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये कैपिलरीज जो है ना ये देखिए ये मेटार्टेरियोल्स है, यहाँ से आगे ये यहाँ से कैपिलरीज निकल रही हैं ब्रांचेस, ठीक है। अब ये थोरोफेयर चैनल्स होते हैं विद इन द वेन्यूल्स जहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ना वो ईज आउट किया जाता है और वहाँ से ये दिस इज द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के कैपिलरी से पास ऑन होकर सारी वेन्यूल्स से है जो जॉइन टुगेदर एंड ड्रेन इनटू द मेन वेन्स। और ये है दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्फिंक्टर्स जो है ना उनकी फंक्शनिंग को देखने के लिए। Then comes the arteriovenous anastomosis. In deeper layers of the dermis, a large number of arteriovenous anastomosis which serves as direct communication between arterial and the venous। मैंने आपको बताया कि वहाँ जहाँ पे anastomosis हो रही है that is very much independent of the division of the capillaries going to the surface of the skin and coming back joining to form the venules। उस चैनल को bypass करके जो जहाँ पे venous plexus बना है वो आर्टरीज के साथ डायरेक्टली जो है ना वो ज्वाइन कर देता है एंड दे फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ एनास्टोमोसिस कॉल्ड द arteriovenous anastomosis, ठीक है। They are found in the lips, nose, ears and their walls contain smooth muscle and can either contract and relax। जहाँ भी smooth muscle ज़्यादा होता है acts like a sphincter, ठीक है, and it receives the blood flow from sensory nervous system, ठीक है, sympathetic nervous system, sorry। Okay, then the variation in the circulation 250 milliliter per minute per square meter surface area at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली कितना होता है जो एवरेज है स्किन पे जो बॉडी फ्लो जो है ब्लड फ्लो 250 मिलीलीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया जबकि टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कैन राइज व्हेन cutaneous vessels are dilated in hot atmosphere, ठीक है। जाहिर है वहाँ से पर्सपिरेशन होनी है, वेपरेशन होनी है, डिफरेंट मैकेनिज्म हैं हीट लॉस के, दे कम इनटू एक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे वेजोडाइलेशन होती है जिसकी वजह से ये सारे पॉसिबल होते हैं। द ब्लड वेसल्स अलोंग विद द मेलानिन गिव द कलर टू द स्किन। एक तो ब्लड वेसल जितनी ज़्यादा होती है वो और दूसरे जितना मेलानिन पिगमेंट है हमारी स्किन में वो हमारी स्किन टोन को जो है वो मैन्युफैक्चर करता है या उसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक
है। Then the nervous control, sympathetic nerve fibers supply the vasoconstricted nerve fibers to the vessels of the skin of whole body। ठीक है, यानी जो ज़ाहिर है जनरल जैसे सर्कुलेशन का है कि सिंपैथेटिक जो होती है सप्लाई उसने जनरली वेसोकंस्ट्रिक्शन करवानी है। ठीक है, these are only vessels of the hands there are that are under the significant tonic control। ठीक है, जो हैंड्स में है हमारी वेसल वो टॉनिक कंट्रोल में होती है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पर जो वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन बहुत ऑब्वियस होती है कि एंग्जाइटी हो या टेम्परेचर वगैरह हो तो हाथों में पसीने आते हैं और पर्सपिरेशन थ्रू हैंड्स भी होती है। द कुटेनियस वेसल्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू सर्कुलेटिंग कैटेकोलमीन्स। तो कैटेकोलमीन्स क्या होते हैं, जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो तो हार्मोन्स होते हैं और दूसरे ये रिलीज होते हैं, दे आर द दूसरे हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से भी जो रिलीज होते हैं। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। एंड दिस इज द मेन इज द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स व्हिच सप्लाई द स्किन। ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ द स्किन। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको आउटलाइन कर देती हूँ, फिर विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन आवर थर्ड लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्किन का, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। Number 2 is prevents the loss of essential body fluids and penetration of toxic substances। वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं तो एक तो जो है ना डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं वो थ्रू स्किन एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स या वो जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं या जो हेल्पफुल या यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो वहाँ से उनकी लॉस को प्रिवेंट करते हैं और पेनिट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट उसको प्रिवेंट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन एंड रेडिएशन, उससे ज़ाहिर है एग्जैक्टली आपका जो अंडरलाइंग टिश्यू है वो डायरेक्टली डैमेज नहीं होता। एक्सक्रीट्स द टॉक्सिक सब्सटेंसेस विद स्वेट। ठीक है, सीने में हमारे बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। फिर ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ऑब्वियसली अंडरनीथ द टिश्यू जो है उसको वो एक सपोर्ट दे रहा है ऊपर से भी। और दूसरे इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन मीडिएटेड बाय द लैंगरहैंस स्किन, जो कि मोनोसाइट पड़े होते हैं विद इन द स्किन उनको हम लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं। जैसे कि जो मोनोसाइट पड़े होते हैं मैक्रोफेज विद इन द लिवर उनको हम कूपर सेल्स कहते हैं, जो स्किन में पड़े थे उनको हम लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं। फिर सेंसरी ऑर्गन्स फॉर टच, हीट, कोल्ड एंड इमोशनल सेंस, इसमें सारे सेंस रिसेप्टर्स वगैरह पड़े होते हैं फॉर टच, हॉट एंड कोल्ड के टेम्परेचर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं और इमोशनल सेंसेशंस वो भी दे कैन रिफ्लेक्ट थ्रू द स्किन। ठीक है, विटामिन डी सिंथेसिस फ्रॉम इट्स प्रिकर्सर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ सन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्किन का कि ये सनलाइट से विटामिन डी को मैन्युफैक्चर करती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन्स पढ़ेंगे। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो बॉडी टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंटीरियर और डीप टिश्यू। ठीक है, हम उस टेम्परेचर को लेते हैं एज द बॉडी टेम्परेचर विच इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अंडरनीथ द डीपर टिश्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कोर टेम्परेचर। आप लोगों से एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, वाइवा में भी, और आपको क्वेश्चन भी आती है कि कोर टेम्परेचर क्या होता है। सरफेस टेम्परेचर, सरफेस जो है ना सर्फेस ऑफ द बॉडी जो एक्सपोज एरिया वहाँ का जो टेम्परेचर होता है दैट इज द सरफेस टेम्परेचर, और जो डीपर टिश्यू का होता है दैट इज द कोर टेम्परेचर। द कोर टेम्परेचर रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट अंडर फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, स्किन टेम्परेचर इट वेरीज विद चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। जो ऊपर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हमारे वेदर के साथ साथ बाहर तो या क्लाइमेट के साथ वो चेंज होता रहता है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज क्या होती है, यूजुअली 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लेते हैं या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इज मार्क्ड एज द मीन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन क्लिनिकल thermometers, but it must be realized that even normally there is wide range। ठीक है, कि हम नॉर्मल तो एक फिक्स ले लेते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 to 6 इस तरह हम लेते हैं, बट देयर इज सर्टेन रेंज जिसमें कि अगर टेम्परेचर फॉल करता है तो हम कहते हैं कि जी हाँ जी ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो वो जो है 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कहते हैं नॉर्मल, या अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में लेते हैं तो 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से इसकी वेरिएशन आ जाती है, रेंज आ जाती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब इन ह्यूमंस लो लिक्विड बॉडी टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड और अपर लिमिट इज 43 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो कि डेंजरस हो सकता है विच इज़ लिथिल टू लाइफ और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है बॉडी टेम्परेचर, कि अगर वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए या फीवर हो जाए, हाइपरपैरेक्सिया हो जाए, 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए टेम्परेचर,
then it is lethal to the life. ठीक है. It is important to note that certain body parts showed a significant difference in the body temperature as compared to the core temperature. ठीक है, यानी हमारे different body parts हैं, वहाँ पे हमें heat ज़्यादा feel होती है underneath the arms में, groin areas में and underneath this जो हमारी ये neck होती है उसके नीचे भी हमें लगता है कि body temperature is more than the other parts. ठीक है. एक्सट्रीमिटीज आर जनरली कूलर देन द रेस्ट ऑफ आपके हाथ जो है ना अमूमन जो फिंगर टिप्स होती हैं, नोज की टिप होती है, कान होते हैं, ये यूजुअली दे आर कोल्ड एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स. ठीक है. The temperature of the scrotum is about 32 degrees centigrade, which is important for the normal development of the spermatozoa. Normal जो है 37 है, लेकिन scrotum का अंदर का temperature is a bit lesser than the core temperature, ताकि जो स्पर्मेटोजोआ है उसकी डेवलपमेंट स्क्रोटम में होनी होती है. टेस्टिस आर लाइंग विद इन द स्क्रोटम, तो वहाँ पर जो है ना बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, so that जो spermatozoa है they won't develop at a high temperature, so that is a protective mechanism of the skin. Then comes the normal body temperature. The most common site for the normal अब record कैसे हम करते हैं for the record of the for the clinical purpose is the mouth. आपने देखा ज़बान के नीचे हम रखते हैं थर्मोमीटर. वेल क्लोज एक्जिला, यानी कि एक्जिला में रखते हैं, आप अपने आर्म पिट के अंदर रखते हैं और उसको फिर साथ लगा लेते हैं. वेल क्लोज मीन्स कि आपने सिर्फ उसके अंदर रखना नहीं बल्कि लगा के और फिर उसको दबा लेना और उसके बाद आफ्टर 1.5 to 2 मिनट्स आप उसको निकाल के देखें. और रेक्टम में देखते हैं, बच्चों में यूजुअली रेक्टम, ये जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनमें रेक्टम में देखते हैं जिनमें कोई कोर टेम्परेचर देखना जरूरी होता है. इसका रेक्टल टेम्परेचर आर जनरली 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन ओरल टेम्परेचर. ठीक है. दिस ये डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हम ये यूज करते हैं. फिर कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल भी है. रिकॉर्डिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर व्हेन टेकिंग ओरल टेम्परेचर, जो मुंह से या जबान के नीचे रख के हमने देखना होता है बॉडी टेम्परेचर, तो सर्टेन प्रिकॉशंस आर एसेंशियल. उसके लिए पहले हम सर्टेन प्री रिक्विजिट्स लेते हैं, सर्टेन प्रिकॉशंस जो है ना वो हम ऑब्जर्व करते हैं बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर. अब उसमें क्या करते हैं हम सब्जेक्ट को जो है ना जो भी हमारा पेशेंट है या नॉर्मल बंदा है जिसका हमने लेना है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, तो वो उसको हम शुड नॉट हैव ईटन और ड्रंक और स्मोक अ शॉर्ट टाइम शॉर्ट वाइल एगो, कि उससे थोड़ी देर पहले ना तो उसने पानी पिया हो, ना कोई और ड्रिंक लिया हो, ना कोई चीज़ खाई हो और ना ही उसने स्मोक किया हो, बिकॉज दीज थिंग्स दे डू ब्रिंग अ चेंज इन द ओरल टेम्परेचर. ठीक है. वी शुड नॉट टॉक अंडर द टंग वाइल माउथ इज क्लोज. जब हमने रखा हुआ थर्मामीटर मुंह में तो कम से कम उतनी देर मरीज को कहने के भाई चुप रहे आप और मुंह बंद करके रखें. उस दौरान बातें करेंगे या बार बार मुंह खोलेंगे बंद करेंगे तो दैट विल गिव अ फॉल्स रिजल्ट्स टू द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग. अब ये देखिए ये डिफरेंट रेंज है. अब इसमें आपको ये थर्मोमीटर के स्केल्स दिखाए हैं. आपने घर में थर्मोमीटर हो तो आप उसको देखिएगा कि उसकी दोनों तरफ दोनों स्केल्स होती हैं, सेंटीग्रेड भी और फ़ारेनहाइट भी. अब इसमें रेंज देखें 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 104 तक, और जो है डिग्री सेंटीग्रेड में 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल अमूमन इतनी इस टेम्परेचर रेंज के अंदर बॉडी टेम्परेचर फॉल कर रहा होता है इन डिफरेंट कंडीशंस में. लोअर से स्टार्ट करें तो अर्ली मॉर्निंग में जो होता है वो हमारा टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में होता है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड में है 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सुबह को. फिर जब हम अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू कर देते हैं तो जो बॉडी टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में हमारा आ जाता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड है उसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है. फिर होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करें, एक्सरसाइज करें या कोई डिफरेंट इमोशनल स्ट्रेसेस होती हैं और बच्चे जो होते हैं उनमें यूजुअली तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ना इन द डे टाइम वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है. ठीक है. और ये सेंटीग्रेड में ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड है. इमोशन और मॉडरेट एक्सरसाइज ऑफ योर नॉर्मल एडल्ट्स में एक्टिव और एंड मैनी एक्टिव चिल्ड्रन. फिर उसके बाद हम जब बहुत सीवियर एक्सरसाइज करेंगे या तो उसमें या फीवर हो जाए तो टेम्परेचर जो है ना हमारा 39 से 40 डिग्री तक फॉल करता है और फ़ारेनहाइट में 102 डिग्री से 104 डिग्री तक होता है. ठीक है. ये देखिए ये टेम्परेचर वेरिएशंस हैं इन द डिफरेंट कंडीशंस. Here are the physiological variations. Low body temperature getting up in the morning, high temperature in the children due to high
टेम्परेचर राइजेस अप टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़र्क पड़ता है बॉडी टेम्परेचर को ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जिन दिनों में ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन होती है द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरीज, ठीक है। थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन ज़्यादा रिलीज होते हैं तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन रेज दैट बॉडी टेम्परेचर और आफ्टर फूड इंटेक। इन सारी कंडीशंस में जो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, दिस इज नॉट अ पैथोलॉजी, ठीक है। इन सारी कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो नथिंग टू वरी अबाउट। अगर थोड़ा सा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा आता है हमारे थर्मोमीटर पे तो परेशान नहीं होना, बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है। नो सोर्सेज ऑफ बॉडी हीट। अब हमारी बॉडी हीट प्रोडक्शन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? बेसल मेटाबॉलिज्म, जो हम खाते पीते हैं, जो फूड अंदर जाती है उसके बाद उसने डाइजेस्ट होना है, एब्जॉर्ब होना है और उसका मेटाबॉलिज्म होना है, ठीक है। फिर उसी में आ जाता है हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी जो रिलीज होती है उसका क्या रोल है? फिर मस्कुलर एक्सरसाइज, उससे एनर्जी जो रिलीज होती है। डाइट एंड यूज, जब हम खाना खाते हैं थर्मोजेनेसिस होती है, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड। ये डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड होते हैं, उनका स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन होता है जिसमें कि उनकी रिलीज ऑफ एनर्जी या हीट डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ फूड। फिर आ जाता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, केमिकल थर्मोजेनेसिस हम इसको कहते हैं, ठीक है। इस इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं और डिफरेंट रीजनिंग होती है, विल डिस्कस इट। और स्किन एक्सपोजर, स्किन एक्सपोजर अगर हॉट एटमॉस्फेयर में उसको स्किन को एक्सपोज है तो भी हीट जो है ना वो बॉडी टेम्परेचर राइज कर सकता है, दैट मे बी अ सोर्स ऑफ हीट। अब बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स्ड एंड हैज नॉट टेकन फूड ड्यूरिंग प्रीवियस मैनी आवर्स, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब हमें खाना खाए, नाश्ते की काफ़ी देर हो गई है और वी आर एट रेस्ट डूइंग नथिंग रिलैक्सिंग, तो उस वक्त जो हमारा जो हीट प्रोडक्शन होती है बॉडी की, दैट इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट produced in the body when the person is physically and mentally relaxed and has not taken food during previous many hours. Most of the heat produced at rest is by trunk viscera, especially liver. जो हीट हमारी ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है एट रेस्ट वो किससे होती है? लिवर से, ब्रेन से एंड हार्ट। 50% फॉलोड बाय मसल्स, स्किन एंड अदर टाइप। 50% तो होती है लिवर, ब्रेन और हार्ट से और 50% बाय मसल्स और द स्किन और ये जो दूसरे टिश्यूज ऑफ द बॉडी हैं उनसे हमारे जो बेसिक हीट प्रोडक्शन होती है वो होती है। हाई बॉडी मेटाबॉलिज्म इज सीन हाइपरथायराइडिज्म एंड फीवर, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट हमारा ज़्यादा हो जाता है, दो मेन कंडीशन होती है, एक तो फीवर हो जाएगी ड्यू टू एनी रीजन और दूसरा हमारे हाइपरथायराइडिज्म की थायराइड ग्लैंड जो है वो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियसली जिसका मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म टू कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, तो वो जो मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी है वो इंक्रीज कर जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। 13% increase in metabolic rate takes place by 1 degree centigrade rise in body temperature। कि जब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेगा ड्यू टू एनी रीजन, तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो 13% इंक्रीज कर देता है। सपोज हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 38 हो गया है, तो हमारा बॉडी जो मेटाबॉलिक रेट है वो 13% ज़्यादा हो गया हमारे। अब एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या है? एनर्जी इनटेक इज बैलेंस बाय एनर्जी आउटपुट। अब एक जितनी हम एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी इनटेक जो है ना दैट इज नॉर्मली नॉर्मल पर्सन इज बैलेंस बाय द एनर्जी आउटपुट, की जितनी हम एनर्जी लेते हैं उतनी हम एनर्जी रिलीज भी कर देते हैं। अब एनर्जी इनटेक का क्या है कि अबाउट 45% ऑफ डेली एनर्जी इनटेक इज डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और हम खुशकिस्मती या बदकिस्मती से हम लेते ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फिर पड़े रहते हैं घरों में, जैसे आप लोग आजकल पड़े हुए, ठीक है। 40% फ्रॉम द फैट्स आती है एंड 15% फ्रॉम द प्रोटीन्स इन द एवरेज अमेरिकन डाइट, ठीक है। पाकिस्तानी डाइट में तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, वहाँ भी वैसे वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं। बट द थिंग इज आप ये देखिए कि प्रोटीन जो 15% जो है ना वो प्रोटीन से आती है, इसका मतलब शुड हैव मोर प्रोटीन इनटेक, क्योंकि ये जो एक्सेस जो एनर्जी आती है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स तो वो जो है ना वो गेट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ फैट। सो आइडिया बिहाइंड इस एक तो बैलेंस रखिए सब चीज़ों का और ट्राई टू टेक मोर प्रोटीन। फिर आ जाता है एनर्जी आउटपुट कैसे होती है। ये तो है एनर्जी इनपुट के जो है रीजन। एनर्जी आउटपुट कैन ऑल्सो बी पार्टीशन इंटू सेवरल मेजरेबल कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडिंग एनर्जी यूज फॉर। अब एनर्जी आउटपुट कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बाय द इनटेक ऑफ फूड और बाय द अदर सर्टेन मैकेनिज्म, तो वो एनर्जी जाके यूज कहाँ हो रही है।
वो हो रही है जी परफॉर्मिंग एसेंशियल मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। द बेसल मेटाबॉलिक रेट के हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए फॉर अवर मसल्स, फॉर द अदर डिफरेंट टिश्यूज, बोन्स, अंदर लिवर, हार्ट, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए। तो मेन जो हमारा बल्क है वो तो चला जाता है टू परफॉर्म द एसेंशियल मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ठीक है। फिर है परफॉर्मिंग वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज, यानी हम जब कोई काम करें, कोई एक्सरसाइज करें, वॉकिंग और समथिंग एल्स, ठीक है, बिजी इन अवर डेली रूटीन्स, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वहाँ जाती है, ठीक है। फिर डाइजेस्टिंग, एब्जॉर्बिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारा अद्धा पूरा जीआईडी फंक्शन कर रहा है फॉर द फूड टू बी चेंज्ड इनटू एन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो वहाँ से उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए सारा जीआईडी हमारा फंक्शन कर रहा है, तो उसमें भी एनर्जी जो है वो यूजअप हो जाती है। फिर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट अ नॉर्मल लेवल और विद द नॉर्मल रेंज, तो उसके लिए भी हम एनर्जी यूज करें। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है ना ये डिफरेंट फॉर्म में हो जाता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? द मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एग्जिस्ट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एग्जिस्ट टू रिमेन अलाइव, तो जितनी हमें एनर्जी चाहिए मिनिमम, उसको हम कह देते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 65 to 70% ऑफ द डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इन मोस्ट सेडेंटरी इंडिविजुअल। सेडेंटरी इंडिविजुअल जैसे सब लोग हैं आजकल पूरे, ये आराम से घर में बैठे हुए, कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। तो जो सेडेंटरी इंडिविजुअल्स हैं उनमें 65 to 75% ऑफ द एनर्जी जो है ना वो दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसका एनर्जी एक्सपेंडिचर जितना हो जाता है। अब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसमें आ जाते हैं थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाए वो, सेक्स स्टीरॉइड हार्मोन्स इन मेल्स, वो करते हैं टेस्टोस्टेरोन वगैरह, क्योंकि वो मस्कुलर डेवलपमेंट ज़्यादा करवाते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा करवाते हैं। आप ये देखिए कि मेल्स में मसल डेवलपमेंट अच्छी होती है तो उनका मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उनकी बीएमआर भी उनका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर ग्रोथ हार्मोन के जब ग्रोइंग जो एज होती है बच्चों की कुछ है, तो उसके दौरान भी जो बीएमआर है बच्चों का वो ज़्यादा होता है। आप देखिए कि उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, हम कहते हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ उनको खाने को चाहिए, इस द रीज़न कि वो ग्रो कर रहे होते हैं और उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हुआ होता है, तो बच्चों को एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है, फूड ज़्यादा चाहिए होती है। फिर फीवर में होता है, फीवर में चूँकि फीवरिंग होती है और दूसरी फंक्शनिंग ऑफ द अदर टिश्यूज जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, बीएमआर बढ़ जाता है, तो वो भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से हो जाता है, ठीक है। अब बीएमआर डिक्रीज कब होता है? विद एज, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता चला जाता है उसका बीएमआर कम होता जाता है। ड्यूरिंग स्लीप कुछ भी नहीं, देयर इज नो एक्टिविटी गोइंग ऑन, तो बीएमआर कम हो जाता है। मेल न्यूट्रिशन, कि जब फूड ही ज़्यादा नहीं है हमारे पास, सो मेटाबॉलिज्म किसका होना है? सो मेल नरिश जो लोग होते हैं उनका भी बीएमआर कम होता है एज एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन जो खाते ज़्यादा है, ठीक है, उनका भी बीएमआर ज़्यादा। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज बीएमआर। फिर एनर्जी यूज फॉर प्रोसेसिंग फूड, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। क्या होता है thermogenic effect of food? After a meal is ingested, the metabolic rate increases as a result of different chemical reactions associated with digestion, ठीक है। जैसे हम खाते हैं तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन दे स्टार्ट फंक्शनिंग। जैसे ही हमने ज्वाला मुंह में डाला है तो हमारे मुंह से ही सारी स्क्रीशन, सलाइवा जो है ना वो इंक्रीज करता है, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, दे गेट्स एक्टिवेटेड और वो दे स्टार्ट एमल्सिफाइंग द फूड, सारे सब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, च्यूइंग वगैरह स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि of the different chemical reaction associated with digestion, absorption and storage of the food in the body। जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो है ना विच आर रिलेटेड टू डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड इन द बॉडी वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ द फूड बिकॉज दीज प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी एंड जनरेट हीट, ठीक है, यानी उसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है और एज अ रिजल्ट ऑफ देयर वर्क आउटपुट तो हीट जनरेशन भी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ प्रोटीन्स, अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऑल दैट। अब उसमें प्रोटीन्स जो है ना जो उनके डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन होता है विच वी कॉल द स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। वो क्या होता है कि आफ्टर अ मील दैट कंटेन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स द मेटाबॉलिक रेट यूजुअली इंक्रीजेस अबाउट 4%।
कि जैसे ही हम वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेते हैं तो मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो 4% तक इंक्रीज कर जाता है. However, after a high protein meal, the metabolic rate usually begins rising within an hour, reaching a maximum of about 30% above normal, and this lasts for 3 to 12 hours. ठीक है. जब आपने हाई प्रोटीन मील लिया, आपने कोई चिकन वगैरह लिया है, ये बीफ लिया है, ये मटन लिया, वटेवर फिश लिया, तो मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो डेट राइजेस कुछ विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करना शुरू हो जाता है. एंड रीचेज अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 30% तक इंक्रीज कर जाता है अबव नॉर्मल. और ये दिस लास्ट फॉर अबाउट 3 to 12 आवर्स. 12 घंटे तक प्रोटीन डाइट हम लेते हैं तो जो है वो उसका एनर्जी लेवल जो है वो कंटिन्यू रहता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द digestion of the protein. This effect of the protein on the metabolic rate is called the specific dynamic action of protein. यानी ये जो स्पेसिफिक एक्शन है प्रोटीन का इन द ऑन बीएमआर, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द प्रोटीन्स. एनर्जी यूज फॉर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, रोल ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. अब एनर्जी जो है ना, जो डिफरेंट, एक शिवरिंग मैकेनिज्म के लिए एनर्जी चाहिए, एक नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से आ रही है इसमें. अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या इसमें रोल होता है. ऑल द फिजिकल वर्क एंड थर्मोजेनिक effect of food cause liberation of heat. These mechanisms are not aimed primarily at the regulation of body temperature. यानी उससे जो हमारा फिजिकल वर्क होता है या जो हीट प्रोडक्शन हो रही है या हीट यूटिलाइजेशन हो रही है फॉर द थर्मोजेनेसिस थ्रू फूड, उन दोनों का वो ऑल्दो दे आर रिलीजिंग हीट और एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, लेकिन एग्जैक्टली बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में उनका डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है. यानी जब हम खाना खा रहे हैं वो दैट मे बी अफेक्टेड टू जैसे हीट आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में उसका कोई एक्टिव या स्पेसिफिक रोल नहीं होता. ठीक है. Shivering provides a regulated means of producing heat by increasing the muscle activity in response to cold stress. आपने देखा कि सर्दी में जब हम शिवर करते हैं ज़्यादा तो फॉर अ मोमेंट हमारा बॉडी जो है ना हीट को बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट भी हमें जनरेट होती फील होती है. दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग शिवरिंग सॉरी. अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं. अनदर मैकेनिज्म नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के शिवरिंग किए बगैर इस तरह से हीट जनरेट हो रही है. That can also produce heat in response to cold stress. This type of thermogenesis is stimulated by sympathetic nervous system activation, which releases norepinephrine and epinephrine, which in turn increase the metabolic activity and heat generation. ठीक है. अब एक तो शिवरिंग मैकेनिज्म है कि मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से शिवरिंग हो और हीट प्रोडक्शन हो. दूसरा, हीट प्रोडक्शन का एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी होती है. वो किससे होती है कि हमारे उसमें शिवरिंग नहीं होती, मसल एक्टिविटी कोई नहीं होती, लेकिन वो जो हीट प्रोडक्शन होती है दैट इज इन रिस्पॉन्स टू द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. आपने देखा है कि अगर कोई एंजाइटी हो या कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो तो आपको खुद फील होता है कि जी कानों में से धुआं निकल रहा है और फेस में फ्लशिंग स्टार्ट हो गई है, रेडनेस हो गई है, व्हाटएवर. दिस इज अनदर mechanism of generating heat and regulating the temperature. ठीक है. ये जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से होता है. और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा होता है कि दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन. ठीक है. नॉन एपिनेफ्रिन के दोनों रिलीज होकर ये इंक्रीज कर देते हैं, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और दूसरे हीट जनरेशन भी कर देते हैं. ठीक है. सो ये शिवरिंग और नॉन शिवरिंग दो मैकेनिज्म होते हैं थर्मोजेनेसिस के. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म हैं जो कि हमारे हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करा रहे हैं और बीएमआर को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. फिर एक चीज होती है ब्राउन फैट. वो क्या होती है? इन सर्टेन टाइप्स ऑफ फैट टिश्यूज कॉल्ड ब्राउन फैट, सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन कॉजेज डिप्लेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ. कुछ हमारे बॉडी टिश्यूज हैं जिसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैट होती है कि जब वो वहाँ पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन उन एरियाज की हम इंक्रीज करते हैं तो वो जो फैट होती है वहाँ पर पड़ी हुई, वहाँ से हीट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. द टाइप ऑफ द फैट कंटेन, दिस टाइप ऑफ फैट कंटेन, उसमें होता क्या, रीजन पीछे क्या होती है. They contain the large amount of mitochondria and many globules of fat instead of one large fat. तो different छोटे छोटे globules होते हैं फैट के. Obviously जितना जो minute स्ट्रक्चर होगा उससे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का सिंपल होगा और एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट होगी. तो एक तरीके में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, दूसरे फैट जो होते हैं बड़े फैट के बजाय वो छोटे छोटे डिफरेंट ग्लोब्यूल्स में जो है ना वो डिवाइडेड होती है और उस तरह से वहाँ से हीट जनरेशन इज ईजी. ठीक है. ये होती है ब्राउन फैट. इन दिस सेल्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन
माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली अनकपल्ड। अनकपल्ड का मतलब ये होता है कि जब वो एक्टिविटी वहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, वहाँ पे एटीपी नहीं बन रही है बल्कि एनर्जी रिलीज हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो है एटीपी जनरेशन, एटीपी सिंथेसिस। लेकिन जो इसका अनकपल्ड मैकेनिज्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो होता है उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो होती है, लेकिन उसके बदले में बजाय इसके कि एटीपी बने वो हीट प्रोडक्शन होती है। ठीक है, दिस occurs more efficiently in brown fat in different areas of the body. That is when the cells are stimulated by the sympathetic, और ये अंडर कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होते हैं। तो जब जो है cells they are stimulated by sympathetic nerves, the mitochondria produce a large amount of heat but almost no ATP, so that almost all the released oxidative energy immediately becomes। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इफेक्टिव होते हैं और वो आपके ऊपर, आपको ये ब्राउन फैट पे नोट भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, a neonate has a considerable number of brown fat cells and maximal sympathetic stimulation can increase the child's metabolism more than 100%। यानी कि जो बच्चे नए न्यू बॉर्न से होते हैं तो उसमें ब्राउन फैट काफ़ी ज़्यादा होती है और उनमें जो एनर्जी जो होती है ना, हीट प्रोडक्शन, वो बहुत ज़्यादा होती है। मैक्सिमम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है, बच्चा रोता है या कुछ है, तो आप देखो कि एकदम से माँ जो है ना बड़ी एंग्जाइटी में आ जाती कि जी बच्चे को जो है ना बुखार हो गया और उसका जो जिस्म गर्म है, कुछ है। होता ये है कि ब्राउन फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर भी हायर होता है किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में। अब आ जाती है आगे मस्कुलर एक्सरसाइज। मस्कुलर एक्सरसाइज का क्या रोल है? When muscles contract rapidly or there is shivering, much more heat is produced in them, which is directly proportional to the intensity of exercise। यानी जितनी हमारी मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जितना हम वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे होंगे, उतनी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो हमारा बॉडी टेम्परेचर को दैट डज अफेक्ट। During exercise, 90% of total body heat produced is from muscles। Obviously, एक्सरसाइज के दौरान जो मेन सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन या एनर्जी रिलीज हो जाता है वो मेनली हमारे मसल्स होते हैं कि 90% ऑफ हीट उस वक्त जो है वो हमारे मसल से आ रही होती है। शिवरिंग, इट इज लोकेटेड, जो शिवरिंग का जो सेंटर है लोकेटेड इन द डोर्सोमीडियल पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस near the wall of the third ventricle in an area called primary motor center of shivering। आपने ये याद रखना है कि प्राइमरी मोटर सेंटर फॉर शिवरिंग होता है जो कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में पड़ा हुआ है। इतना आपको याद रहे, इतना काफ़ी है। ठीक है, प्राइमरी मोटर सेंटर फॉर शिवरिंग जो कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में पड़ा हुआ है, दैट मेनली कंट्रोल्स द शिवरिंग मैकेनिज्म इन द बॉडी। This center becomes activated when the body temperature falls even a fraction of a degree below a critical temperature। जो critical temperature level है उससे अगर एक थोड़ा सा पॉइंट्स पे भी टेम्परेचर नीचे आ जाएगा तो ये हाइपोथैलेमस का ये जो प्राइमरी मोटर सेंटर पर शिवरिंग है वो एक्टिवेट हो जाता है और शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। It then transmits signals that cause shivering through bilateral tracts down the brainstem। ये सिग्नल जो है ना वो ट्रांसमिट कर दैट कॉज द शिवरिंग थ्रू द बायलैटरल ट्रैक डाउन द ब्रेनस्टेम इनटू द लैटरल कॉलम ऑफ द स्पाइन। अब होता क्या है कि वहाँ पे जो हाइपोथैलेमस पे जो सेंटर पड़ा हुआ है वहाँ से सिग्नल्स जो है ना वो ट्रांसमिट हुए हैं, जिन्होंने के ऑर्डर्स लेके जाने हैं, जिन्होंने जब शिवरिंग करानी है वो क्या जाते हैं थ्रू बायलैटरल ट्रैक्स। वहाँ से ट्रैक दोनों तरफ जाता है, ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड, डाउन द ब्रेनस्टेम। ब्रेनस्टेम में से पास होता है इनटू द लैटरल कॉलम्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्स है उनमें ये इससे जो होते हैं ऑर्डर्स लेके भी जाते हैं नीचे, फाइनली टू द इंटीरियर मोटर न्यूरॉन। इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स को जाते हैं, ये मोटर न्यूरॉन में जाके मसल को सप्लाई कर रहे हैं और ये मसल्स को जो है ना जाके कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं। सो इन दिस वे दे कॉज द शिवरिंग और वो फिर हीट एनर्जी। दीज सिग्नल्स आर नॉन रिदमिकल एंड डू नॉट कॉज एक्चुअल मसल शेकिंग। ये नहीं होता कि वो रिदमिकल फैशन में जाके और जो है ना वो स्टिमुलस जा रही है और वो जो है ना बार बार मसल कंट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे, कंट्रैक्ट करे, ऐसा नहीं होता। बट इंस्टेड दे इंक्रीज द टोन ऑफ द स्केलेटल मसल। वो क्या करते हैं कि स्केलेटल मसल टोन इंक्रीज कर देते हैं और टोन जब इतनी इंक्रीज हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन लिमिट वो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे कि एक टोन जब एक अपर लिमिट तक पहुंच जाती है तो उसके बाद ऑसिलेशन ऑफ द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है विद द सेम मसल। वो दैट ऑसिलेशन इन द टोन वो फिर स्टार्ट करवाती है शिवरिंग। ठीक है, बाय फैसिलिटेट एक्टिविटी ऑफ द
They increase the tone of the skeletal muscle throughout the body by facilitating the activity of the anterior motor neurons. ठीक है, वहाँ जाके ये इंक्रीज करवा देते हैं। ठीक, when the tone increases above a certain critical level, shivering begins. This probably results from the feedback oscillation of the muscle spindle stretch reflex mechanism. ठीक है, मसल्स के अंदर मसल स्पिंडल होता है, which is the main stretch receptor for the muscle contraction. तो वो जाके जो है वो एक्साइट हो जाता है और उससे फिर डिफरेंट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल विद इन इटसेल्फ होती रहती है और वो ऑसिलेशन ऑफ द मसल कंट्रैक्शन हम कह देते हैं उसको, और उसकी वजह से शिवरिंग होती है। ड्यूरिंग मैक्सिमम शिवरिंग बॉडी हीट प्रोडक्शन कैन राइज टू 4 to 5 टाइम, यानी शिवरिंग से बॉडी टेम्परेचर जो बॉडी हीट प्रोडक्शन जो है ना 4 to 5 टाइम्स तक बढ़ जाती है। Then diet-induced thermogenesis. Ingestion of food increases the heat production in the body. It is more marked in the protein diet जो हमने पहले। Non-shivering का the effect called the chemical thermogenesis results from the ability of the epinephrine। हमने देखी है कि जो sympathetic stimulation होती है उससे ये non-shivering thermogenesis हो जाती है। The degree of chemical thermogenesis that occurs in animals is directly proportional to the amount of brown fat. This type of fat contains special mitochondria। ये हमने पढ़ लिया है कि mitochondria की वजह से होती है। बच्चों, brown fat is richly supplied with the sympathetic nerve that release norepinephrine which stimulates the tissue expression of the mitochondrial uncoupling protein। उसमें जो होता है ना, ये एक प्रोटीन जो होती है इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम कहते हैं थर्मोजेनिन एंड इंक्रीज द थर्मोजेनेसिस। ठीक है, ये थर्मोजेनेसिस करवाती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होती है। एक जिसको हम कहते हैं थर्मोजेनिन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ी होती है, जो विच कॉज द अनकपलिंग थर्मोजेनेसिस, यानी कि ये प्रोटीन सिर्फ हीट जनरेशन करवा रही होती है और एटीपी सिंथेसिस नहीं करवा रही होती। ये ब्राउन फैट के अंदर इज प्रेजेंट इन अबंडेंट। न्यूबॉर्न बेबीज में जैसे मैंने बताया कि ब्राउन फैट ज़्यादा होती है और इनके इंटरस्केपुलर रीजन, यानी जो पीछे आपने देखा स्केपुला जो थे ना उनके बीच में फैट होती है, बच्चे वहाँ से मोटे मोटे से लगे होता ही है कि वहाँ पे ब्राउन फैट होती है काफ़ी ज़्यादा, जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़ा होता है तो वो फैट वहाँ से खत्म हो जाती है। दिस फैट डिसअपियर्स आफ्टर अ फ्यू वीक्स। अब होता है कि ये एक और फैक्टर होता है जो कि हमारा स्किन एक्सपोजर है टू द डिफरेंट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर इज हायर देन द स्किन टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है देन द स्किन टेम्परेचर, द बॉडी स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रेडिएशन। बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन डिफरेंट टाइप्स है कि ये उससे मैकेनिज्म्स है जिससे कि ये हीट एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट in tropics when summer is in summer ambient temperature is 50 डिग्री सेंटीग्रेड और above। ट्रॉपिक्स में जो टेम्परेचर जो है ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर होता है तो वो बॉडी जो है ना बाहर से चूंकि अंदर कम होती है और बाहर ज़्यादा होती है तो वो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि आप देखिए यहाँ पर भी जिस दिन ये टेम्परेचर यहाँ लाहौर का तो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर 47-48 तक चला जाता है और बाज़ का कील जो है ना उसकी अगर चाहे टेम्परेचर 40 पे है लेकिन कील उसकी 48 होती है, वो क्यों हो जाती है कि वो हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फ्रॉम द एटमोसफेयर और थ्रू रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। तो उससे हमारा अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाता है और हमें हीट महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरे अदर फैक्टर्स जो होती हैं हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जनरेशन में थायरॉक्सिन होती है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए, एंड टू लेसर एक्सटेंट इज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ने भी क्या करवाना है, सिंथेसिस करवानी है ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो फिर जो है वो बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा एंड टेस्टोस्टेरोन ऑन द सेल्स बिकॉज द एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है, वो उसका इफेक्ट होता है। अब मेटा आर्टेरियोल्स क्या होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा, आर्टेरियल्स कैपिलरीज short vessels होते हैं that link the arterioles and the venules and arterioles which bypass capillaries। ठीक है, हमने मेटा आर्टेरियोल्स पढ़ी थी हैं। थोरोगियर चैनल्स होते हैं, सेंट्रल चैनल्स इन द आर्टेरियल सिस्टम, फ्लो थ्रू द चैनल इज कंट्रोल्ड बाय द स्फिंक्टर इफेक्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ द आर्टेरियोल्स द मेटा आर्टेरियोल्स। ठीक है, बस ये दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन। ये है थोरो चैनल, आपके ये डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि फ्लो को ईज आउट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया डायग्राम में। ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। हमने आज जो है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। वी हैव कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द स्किन, जनरल पैटर्न ऑफ द स्किन सर्कुलेशन क्या होता है स्किन में, फिर डिफरेंट पोर्शन कौन कौन से हैं, कैपिलरीज, वेन्यूल्स क्या होते हैं, वीनस प्लेक्सिस कहाँ पड़ा हुआ है, वीनस आर्टेरियो, वीनस एनास्टोमोसिस क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है,
फिर आ जाता है आर्टिकल जैसे नासमोसिस हमने पढ़ा है, वेरिएशन इन सर्कुलेशन के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सर्कुलेशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन या डिफरेंट लेवल ऑफ द सर्कुलेशन जारी होती है। फिर नर्वस कंट्रोल जो है थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है इसकी, और जो है ना ये वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन होती है। फंक्शन ऑफ द स्किन है डिफरेंट, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में है, ये प्रोटेक्शन करती है, हार्मफुल इफेक्ट से करती है, फिर बॉडी फ्लूइड वगैरह के टॉक्सिन से बचाती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सक्रीट करवाती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, और इम्यूनोलॉजिकल लैंगरहैंस सेल्स जो है ना वहाँ से ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फिर इसमें रिसेप्टर्स पड़े होते हैं फॉर टच, हीट, कोल्ड एंड इमोशनल स्टेजेस में। फिर विटामिन डी सिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द स्किन। फिर आता है बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो क्या होता है कि जो हमारा अंदर का टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड द बॉडी टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर होता है, कोर टेम्परेचर होता है, और इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफरेंट रेंजेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर कितना होता है। उसके बाद आ जाता है लीथल टेम्परेचर कौन सा होता है, बिलो 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर एक्सट्रीम डिफरेंट एरिया एक्सट्रीमिटीज हमारी कूल होती हैं, और दूसरे बॉडी टेम्परेचर जो बॉडी पार्ट्स का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। नॉर्मली हम कहाँ से लेते हैं, हम सबलिंगुअल ओरल लेते हैं, एक्सिला से लेते हैं, और रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर यूजली 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। रिकॉर्डिंग में यह है कि उसने पहले कुछ खाया पिया ना हो या स्मोक ना किया हो, और दूसरे दौरान जब आप सबलिंगुअली ले रहे हैं तो वो बातें ना करें। फिर आ जाता है टेम्परेचर रेंज है जो कि डिफरेंट बॉडी और फिजियोलॉजिकल है, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, बल्कि नॉर्मली इतनी टेम्परेचर वेरिएशन आ जाती है इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अवर। ठीक है, कुछ काम करते हुए या रिलैक्सिंग फेज में, कि अभी इसकी डिटेल है कि डिफरेंट हार्मोन्स या दूसरे अदर फैक्टर्स जो कि फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट है, देयर इज नो पैथोलॉजी इन इट, तो वो किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, फिर बर्ड्स मेन सोर्स ऑफ बॉडी हीट प्रोडक्शन क्या है, इसको हीट गेन जो हम कह देते हैं। उसमें बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, मस्कुलर एक्सरसाइज होती है, थर्मोजेनेसिस बाय फूड होती है, नॉन शिवरिंग एंड शिवरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, और स्किन एक्सपोजर होता है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो रेस्ट के ऊपर जितनी हीट प्रोडक्शन हो रही होती है दैट इज द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। मोस्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड एट रेस्ट इज बाय ट्रंक विसरा, यानी डिफरेंट जो होती है ना, मोस्टली ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है लिवर, ब्रेन और हार्ट, इन तीन से होती है, और बाकी जो 50% है वो बाकी सारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। सो ये तीन जो हैं हमारे ऑर्गन्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइपर हाई जो होती है बॉडी टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म जो है ना, हाइपरथायराइडिज्म और फीवर में ज़्यादा हो जाती है, और हर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज से हमारी 13% ऑफ द BMR इंक्रीज कर जाता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो होती है ना, वो किस तरह एनर्जी इनटेक जो है ना वो हम किन किन सब्सटेंसेस से लेते हैं। 45% हमारी कार्बोहाइड्रेट्स आती है, 40% फैट से आती है, 15% प्रोटीन से आती है, बट लेकिन उसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। ठीक है, फिर आता है आउटपुट कहाँ से होती है कि डिफरेंट जो बेसल BMR के ऊपर सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, फिर जो फूड प्रोसेसिंग होती है सारी उस पर, और फिर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने पे एनर्जी यूज होती है। ठीक है, minimum level of energy required to exist is called basal metabolism. Minimum amount of energy required to exist is basal metabolism. फिर आ जाता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लेटे हुए रिलैक्सिंग है, तो उसमें 60 से 65% जो है ना हमारा BMR होता है ऑफ द नॉर्मल एनर्जी लेवल। फिर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जैसे BMR को रेगुलेट करें, इंक्रीज करता है थायराइड हार्मोन से, सेक्स हार्मोन से, ग्रोथ हार्मोन और फीवर से इंक्रीज करता है, और डिक्रीज करता है विद एज, स्लीप और मेल न्यूट्रिशन से। एनर्जी फॉर यूज फॉर प्रोसेसिंग फूड, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, के जो प्रोटीन्स हम लेते हैं, तो जो उस बॉडी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो स्टोर हो रही है जाके, उस सारा जो प्रोसेस होता है दैट इज द थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। उसकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज जो भी कुछ हो रहा है वो दैट इज थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन प्रोटीन क्या है कि जो हम प्रोटीन लेते हैं तो 1 घंटे के बाद वो BMR हमारा बढ़ना शुरू होता है, और 30% तक ज़्यादा हो जाता है BMR फॉर द नेक्स्ट 3 to 12 आवर्स तक। ठीक है, इसको हम डायनामिक स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन प्रोटीन्स कहते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? बॉडी के साथ बेटा डिक्रीज करती है ना ब्राउन फेट, वो तो वैसे ही 1 वीक के बाद बच्चे में डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। देन व्हाट इज द क्वेश्चन?
विद एज बीएमआर वैसे भी कम हो रहा है, ब्राउन फैट भी कम हो रही है, तो बीएमआर वैसे भी विदेश कम होता जा रहा है, रिप्रोडक्शन इससे कम हो रही है, ठीक है। Although physical work and the thermogenic effect of food cause limitation of heat, these mechanisms are not aimed primarily at the regulation of body temperature, यानी कि जो कि फिजिकल वर्क या फूड प्रोसेसिंग है उससे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होती। शिवरिंग जो है ना डिफरेंट मस्कुलर एक्टिविटी से वो बॉडी टेम्परेचर को दैट डज अफेक्ट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नॉन शिवरिंग जो है ना वो हमारा सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू होता है, ठीक है, जो एपिलेक्ट्रिक नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करवाता है, उसमें रिसेप्शन करानी है विद दैट। ब्राउन फैट का जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैट है, बच्चों में ज़्यादा होती है, लोअर एनिमल्स में ज़्यादा होती है, विद एज डिक्रीज करती जाती है। दूसरी ये एक्टिवेट होती है बाय द सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, और उसमें फैट डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर फैट पैड की, बल्कि स्मॉलर ग्लोब्यूल की फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट कंटेन्स लॉट एंड लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह इसकी एक्टिविटी होती है कि ये अनकपल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करवा रहा होता है। अनकपल्ड का मतलब ये है कि इसने एटीपी सिंथेसिस नहीं करवानी, बल्कि सिर्फ हीट प्रोडक्शन करा रहे होते हैं, ठीक है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। फिर आज मस्कुलर एक्सरसाइज है, इसमें जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो मेन हीट प्रोडक्शन है, मेन लेवल होता है वो दैट इज थ्रू मसल एक्टिविटी, वहाँ से हीट आ रही होती है। शिवरिंग नॉन शिवरिंग हमने कर लिया, इसका सेंटर पड़ा होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में, और वहाँ से मोटर वहाँ सेंटर मोटर ऑफ द फॉर द शिवरिंग पड़ा हुआ था। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होता है वहाँ से सिग्नल आते हैं नीचे ब्रेन को दो में डिवाइड कर जाता है, और फिर वो ब्रेन स्टेम में जाते हैं, ब्रेन स्टेम से नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आ जाते हैं, लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक में, वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स में चले जाते हैं। मोटर न्यूरॉन से ये आगे जाते हैं हमारे मसल्स में जाते हैं, तो वहाँ वो शिवरिंग स्टार्ट कराते हैं किस तरह से कि ये मस्कुलर टोन को इंक्रीज कराते हैं, और इस तरह से कि टोन मैक्सिमम लेवल पे चली जाती है, इस लेवल पे कि वहाँ जाके उसका जो मसल स्पिंडल है वो एक्साइट हो जाता है और उसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट होती है एट दैट लेवल, और वो ऑसिलेटरी मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है जो कि शिवरिंग में एंड अप हो जाती है, ठीक है, और जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। लाइट इंड्यूस हमने कर लिया, नॉन शिवरिंग। और होता क्या है कि ब्राउन फैट के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन पड़ी होती है जिसको हम थर्मोजेनिन कहते हैं। यही जो है हमारा अनकपल्ड थर्मोजेनेसिस में हेल्पफुल होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ब्राउन फैट, ठीक है। ये फैट जो है ना बच्चों में ज़्यादा होती है, इंटरस्कैपुलर रीजन में ज़्यादा होती है, और विद इन अ फ्यू वीक्स ये खत्म हो जाती है। स्किन एक्सपोजर जितना ज़्यादा होता है इसीलिए हॉट वेदर में हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ जाता है। दूसरे फैक्टर्स में जैसे थायरॉक्सिन या दूसरे हार्मोन्स वगैरह, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह और टेस्टोस्टेरोन, इनकी वजह से भी जो है ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। आगे अडियर मैटर, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and thank you so much for interacting with me so that I can see that even if a single person is listening, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए, मजे का टॉपिक है, और इसका टेम्परेचर में हल इसका जो चैप्टर नंबर है मेरे ख्याल 74-75 में से GIT के बाद है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना ये देखिए और इसको पढ़िए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।